आज हम पढ़ेंगे रीट लेवल 2 बीमा एवं बैंकिंग यूनिट में भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य में सबसे पहले बात करते हैं हम स्थापना की। स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इस कमीशन का दूसरा नाम इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं और इसका मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर मुंबई, जो 1937 में स्थानांतरित किया गया था, जबकि इसकी स्थापना कलकत्ता से इसको स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई 1937 में। अब बात करते हैं हम आरबीआई की गवर्नर की कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? सर ओसबर्न स्मिथ, जो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक प्रथम गवर्नर बने आरबीआई की। आरबीआई की महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी थी, जो 10 जून 2003 से 12 अक्टूबर 2005 तक रही। प्रथम भारतीय गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के लिए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जो तीसरे नंबर पर थे ऊपर से क्रम के हिसाब से, तीसरा क्रम था इनका। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक भारत सरकार में आरबीआई के गवर्नर रहे। वर्तमान में जो गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 12 दिसंबर 2018 से 2021 तक चुने गए थे, लेकिन अभी इनका 3 साल और कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये भारत के 25वें गवर्नर हैं। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और वर्तमान में उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर भारत आरबीआई के टी रविशंकर, जिन्हें 3 मई 2021 को चुना गया था और वर्तमान में भी ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य क्या है, जिसमें आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में मुद्रा एवं करेंसी जारी करना, सरकार का बैंक व ऋण प्रबंधक, बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और बैंकों का नियंत्रक कंट्रोलर। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में ये मुद्रा का अथॉरिटी होती है, इसके रूप में इसके पास मुद्रा की अथॉरिटी होती है और मुद्रा एवं करेंसी जारी करना। आरबीआई का ये मुख्य कार्य है मुद्रा और करेंसी जारी करना। भारत में मुद्रा जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है। इसको है आरबीआई को। और उसी प्रकार से करेंसी या 1 रुपया का नोट, ये बहुत जीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीट के लिए कि 1 रुपया का नोट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर से 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। क्या है? जारी किया जाता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर से। और वर्तमान में भारत सरकार में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, जिसका चयन अप्रैल 2021 से भारत सरकार के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, उनके हस्ताक्षर से 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। एक इकोनॉमिक्स का वर्ड आता है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट के द्वारा ही भारत की मुद्रा का वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मुद्रा का प्रसार व वितरण। मुद्रा का प्रसार, जो मुद्रा जारी कर देता है आरबीआई, उसका प्रसार और वितरण करेंसी चेस्ट के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक
आरबीआई सरकार का मुख्य बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ बैंक, जो सरकार की व्यावसायिक लेन देन, किसी भी तरह का कोई, यदि भारत सरकार किसी दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसके लिए लेन देन के लिए पैसा क्या कौन देता है? आरबीआई। सार्वजनिक ऋण, यदि हमें सार्वजनिक ऋण सरकार कहीं से लेती है, पैसे की कोई शॉर्टेज हो जाती है, किसी कोई कमी पड़ती है, तो आरबीआई के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। ये बैंकों का बैंक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और जितनी भी हमारे यहाँ वाणिज्यिक बैंक होती हैं, वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं का एक भाग सीआरआर के रूप में अपने पास रखता है। और छठा जो इसका आरबीआई का मुख्य कार्य है, बैंकों का नियंत्रक। यदि किसी को कोई प्राइवेट बैंक खोलनी है तो यदि बैंक भारत में नहीं खोलने के लिए उसकी स्थापना कोई बैंक की करना चाहता है तो इसके लिए परमिशन हमें किससे लेनी होती है? आरबीआई से। न्यू बैंक खोलने की परमिशन आरबीआई स्वीकृत करता है। बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई की जो बैंकिंग प्रणाली है भारत सरकार के अंदर, उसमें कुछ बैंकिंग प्रणाली के वर्ड दिए गए हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम। आप इन तीनों नामों से परिचित होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैंक के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड जिसमें ग्राहक को कोई वास्तविक नगद भुगतान किए बिना ही, कैसा कार्ड होता है? बैंक के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड जिसमें ग्राहक को कोई वास्तविक नगद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प रहता है। नगद नहीं देना पड़ता, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी वस्तु और कोई भी सेवा व्यक्ति खरीद सकता है। इसी प्रकार से दूसरा कार्ड होता है डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा जारी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसके माध्यम से धनराशि निकालना, मनी विड्रॉ किया जा सकता है, धनराशि निकाली जा सकती है, कैश विड्रॉ किया जा सकता है। और सेवाओं की खरीद के लिए कोई ग्राहक अपने बैंक खाते से संपर्क हो जाता है, किसी का जो अकाउंट होता है वो बैंक से डायरेक्ट जुड़ जाता है और उसके थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी डायरेक्ट भुगतान कर सकता है। बाजार में यदि कोई वस्तु खरीदना चाहता है तो डेबिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट भुगतान कर सेवाओं की खरीद के लिए कोई ग्राहक अपने बैंक खाते से संपर्क कर सकता है। उसी प्रकार से एक तीसरा वर्ड है एटीएम। एटीएम चिरपरिचित शब्द है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो रीड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको शॉर्ट में अपन एटीएम कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं जैसे कैश विड्रॉ, रुपया निकालना, बैंक का बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट, किसी भी तरह का बिल पेमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो या वाटर पानी का हो, हम किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एटीएम के द्वारा कहीं भी मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अकाउंट के प्रकार: चालू खाता, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट किसी व्यापार के लिए साझेदारी फर्म, जो कंप्रोमाइज फर्म खोलते हैं, या सरकारी या निजी कंपनी के द्वारा खोला जाता है, जिसमें प्रतिदिन पर डे बड़ी संख्या में पेमेंट या लेन देन किया जाता है करंट खाते में। लेकिन जो करंट खाते का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें नो इंटरेस्ट, किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलता है। उसी प्रकार से दूसरा अपना खाता है बचत खाता, जिसे अपन कहते हैं सेविंग अकाउंट। ये ऐसे लोगों के द्वारा बचत हेतु एवं अपनी धनराशियों को जमा करने हेतु खोला जाता है। और बचत खाता सेविंग अकाउंट सिंगल एवं जॉइंट अकाउंट, एक व्यक्ति के नाम से भी खोला जा सकता है और दो व्यक्तियों का एक साथ भी खोला जा सकता है। इसमें विद इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज दी जाती है। तीसरा प्रकार है आवर्ती जमा खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, शॉर्ट में इसको आरडी बोलते हैं।
आरडी प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति खोलते हैं जो किसी निश्चित अवधि तक रैकरिंग या जमा खाता, रैकरिंग डिपॉजिट आरडी, ये खाते ऐसे व्यक्ति खोलते हैं जो किसी निश्चित अवधि तक नियमित रूप से बचत करना चाहता है एवं सेविंग अकाउंट, बचत खाते सर्वाधिक इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट से, उस तरह के व्यक्ति आवर्ती जमा खाता आरडी खोलते हैं। इसमें नो विड्रॉ परमिशन, इसको जिस नियत अवधि के लिए खोल दिया जाता है उसमें हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते बीच में, लेकिन पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खाता क्लोज करवाना चाहता है, यदि खाते को बंद करवाना चाहता है तो उसकी परमिशन दी जा सकती है, उसके बाद उसमें से पूरा पैसा निकाला जा सकता है। और आरडी 6 महीने से लेकर 120 माह यानी 6 माह से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि के लिए खोले जाते हैं। और आरडी का जो खाता होता है वो भी सिंगल अकाउंट खोला जा सकता है और डबल अकाउंट, जॉइंट खाता, दो व्यक्तियों का एक साथ जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है और इसमें हमें इंटरेस्ट ब्याज भी दी जाती है। चौथा प्रकार होता है नियत अवधि जमा खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। इसमें कोई एक निश्चित राशि जमा करके एक नियत अवधि, टाइम फिक्स कर दिया जाता है, मानो 90 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, कोई एक निश्चित राशि जमा करके एक निश्चित अवधि के लिए ये खाता खोला जाता है। लेकिन उस निश्चित अवधि से पहले इसको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दी जाती, इस रुपए को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खाता क्लोज करना चाहता है, खाते को क्लोज करना चाहता है तो कुछ अर्थदंड, कुछ रुपया भुगतान करके इस खाते को क्लोज करके इस पैसे को निकाला जा सकता है। और एफडी 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि होती है। 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के लिए हम फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी खोल सकते हैं। इसमें हमें सरकार इंटरेस्ट भी देती है। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? भारत में बैंकिंग सिस्टम की व्यवस्था आरटीजीएस, जिसे हिंदी में तत्काल सकल निपटान कहते हैं, इंग्लिश में इसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। कई बार ये रीट में ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए की रकम अति आवश्यक है। 2 लाख रुपए से कम का ट्रांसफर आरटीजीएस के थ्रू नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम में हम कितनी भी राशि से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पैसा ट्रांसफर करने का ऑनलाइन जरिया है, ये पैसा ट्रांसफर करने का ऑनलाइन जरिया है, यूजर के लिए उपयोगी जो बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। बड़ा अमाउंट ये उपभोक्ता के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो ज्यादा रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक से डायरेक्ट, तो आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि सुरक्षित फंड ट्रांसफर है, बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन ये व्यवस्था पूरे साल मौजूद रहती है। चेक व डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कराने के लिए चेक व डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं रहती। कानूनी मान्यता प्राप्त है, आरटीजीएस की सुविधा पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त है। दूसरा है निफ्ट से आप सब लोग परिचित होंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारियों का जो पेमेंट आता है वो निफ्ट के थ्रू आता है, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहते हैं। हिंदी में इसकी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, इंग्लिश में इसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रीट में ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि निफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितना भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है और मैक्सिमम भी कितना भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी पैसा ट्रांसफर करने का ऑनलाइन सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति
अपने बैंक से संपर्क करके सीधे प्राप्तकर्ता, जिसको भी पैसा भेजना चाहता है, उससे प्राप्तकर्ता के खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे मेरे खाते से इतना पैसा ट्रांसफर करना है। नेफ्ट 1 घंटे के बैच में कार्य करता है। ये एक सिस्टम है नेफ्ट का जो 1 घंटे के बैच में कार्य करता है और 2 घंटे की अवधि में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसमें ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो 2 घंटे में पूर्ण हो जाती है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये सुविधा प्रत्येक दिन 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पर डे मौजूद रहती है। अकाउंट सेटलमेंट सुरक्षित है। इसमें अकाउंट का जो सिस्टम है पूर्ण रूप से सेफ है। और तीसरा सिस्टम है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से सब लोग वाकिफ हैं कि लोग बैंक शाखा में जाए बिना बैंक नहीं जाते और इंटरनेट के जरिए कहीं से भी किसी भी समय बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं। किसी भी तरह की बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं, जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इसे हम इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम वेब बैंकिंग भी कह सकते हैं इसको, और वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। चौथा बैंकिंग सिस्टम है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल फोन के उपयोग से खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं आदि बैंकिंग गतिविधियां करना मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। जैसे हम फोन पे और गूगल पे से किसी भी तरह का कोई ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य के चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रीट के हिसाब से, रीट एग्जाम के ओरिएंटेड मात्र 15 क्वेश्चन बनते हैं। आप इन 15 क्वेश्चनों का अध्ययन करें। इसमें से कोई भी क्वेश्चन रीट में से बाहर नहीं जा सकता। करीब करीब इसमें जो 15 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें से रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई, जिसको हमने पढ़ा दिया था कि 1934 के एक्ट के थ्रू सबसे पहले आरबीआई की स्थापना 1935 में कोलकाता में की गई थी। दूसरा प्रश्न बनता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1949 को पूछा जाता रहता है बैंकिंग वाले क्वेश्चनों में। और तीसरा प्रश्न है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्योंकि इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, जबकि हेडक्वार्टर 1937 से मुंबई में है। चौथा प्रश्न है, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस कहां पे है? ये 4 जगह इंडिया में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। वह है, पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली और चौथा चेन्नई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। आरबीआई किन मूल्यों के नोटों का निर्गमन करता है? आरबीआई के थ्रू कौन कौन से नोटों का निर्गमन किया जाता है? 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, कुल 8 नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। जबकि 1 रुपया का नोट वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है, वित्त विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। और उसी में छठा प्रश्न बनता है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन का आधार क्या है? नोट जारी करने का वेश क्या रखती है आरबीआई? वह है न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में शुरू हुई थी। इससे पहले आनुपातिक रिजर्व सिस्टम था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, जिसके तहत 40%, जिसके तहत क्या होता था, 40% स्वर्ण कोष और 60% विदेशी प्रतिभूतियां जमा की जाती थी। लेकिन 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू हुआ आरबीआई के थ्रू, जिसमें पैटर्न बदल दिया गया। 515 करोड़ क्या हुआ? 515 करोड़ रुपए तुल्य मूल्य कोष में रखा गया, जिसमें से 115
115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत, और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिलहाल न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत कितने करोड़ रुपए का गोल्ड रखा जाता है? 115 करोड़। अब अगला 7वां प्रश्न बनता है कि प्रथम बार देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। दूसरी बार 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को। 9वां क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस कौन जारी करता है? तो यदि कोई नई बैंक खोलना चाहता है तो उसका लाइसेंस आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएएस के 1998 के प्री के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? केजी उदेसी। अभी तक आरबीआई की कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है, एकमात्र डिप्टी गवर्नर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिप्टी गवर्नर कौन सी महिला बनी? केजी उदेसी। भारत में नोट छापने की प्रेस कहां स्थित है? भारत में 4 जगह नोट छापने की प्रेस है। नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी, मैसूर कर्नाटक, शालवनी कोलकाता। उसी में 13वां प्रश्न है, बैंक दर रेट किसे कहते हैं? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उस पर जो निर्धारित ब्याज लिया जाता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। गवर्नर की सूची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से एक प्रश्न यदि इस चैप्टर से पूछा जाता है तो क्वेश्चन 1 जरूर पूछा जाएगा कि गवर्नर की सूची अभी तक टोटल आरबीआई के 25 गवर्नर बने हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नरों की सूची हम यहां दे रहे हैं जो रीट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पहला है सर ऑसवोल्ड स्मिथ, जो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था। 1 अप्रैल 1935 से 1937 तक गवर्नर रहे थे। तीसरे नंबर का क्रम दिया हुआ है, ये क्या है? क्रम। तीसरे नंबर का जो गवर्नर बने थे वो थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय गवर्नर क्या है? भारतीय। ये सर ऑसवोल्ड स्मिथ अंग्रेज थे, लेकिन भारतीय मूल के पहले गवर्नर आरबीआई के बने थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिसे शॉर्ट में सीडी देशमुख भी कहते हैं। इनका प्रथम कार्यवाहक गवर्नर बने थे। प्रथम कार्यवाहक गवर्नर भी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख रहे। और चौथा क्रम है बेनीगल रामा राउत, जो सर्वाधिक समय तक, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? तो ये 7 वर्ष 6 माह 17 दिन आरबीआई के गवर्नर है। सर्वाधिक समय तक गवर्नर रहने वाले बेनीगल रामा राव, जो 1 जुलाई 1949 से 14 जून 1957 तक रहे थे। 15वें क्रम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर बने और इनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा और ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी बने। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा आरबीआई का गवर्नर जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा। 16वें क्रम पर अमिताभ घोष सर्वाधिक समय तक रहने वाले, और उसके बाद है सबसे कम समय तक 14 जनवरी 1985 से 14 फरवरी 1985, मात्र 20 दिन। सबसे कम समय अमिताभ घोष सबसे कम समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे, मात्र 20 दिन। और उसी क्रम में यदि कोई मिलान वाला क्वेश्चन पूछता है रीट में, तो उसमें ये 3 क्रम जो लेटेस्ट हैं उनको भी हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि 23वें क्रम पर है डॉक्टर रघुराम राजन, जो 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक भारत के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। और 24वें क्रम पर डॉक्टर उर्जित पटेल,
जो 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक जो नोटबंदी हुई थी वो उर्जित पटेल के टाइम पर हुई थी। ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारत में जब नोटबंदी हुई थी तो कौन भारत के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। और 25वें क्रम का, ये प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है, कई बार राजस्थान पुलिस या कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के किस क्रम के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। अब वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 12 दिसंबर 2018 से लगातार हैं। ये इनका चयन 2021 तक किया गया था, लेकिन इनका 3 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी हैं ये शक्तिकांत दास। ये तमिलनाडु केडर के आईएएस अधिकारी हैं, 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और वर्तमान में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? वो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर। ये इस तरह से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक्स।